हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद माही। क्या आप भी यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जिसे देखकर आपका मनोरंजन भी हो और आपको सब कुछ याद भी हो? तो आप सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिविक्स का पहला चैप्टर 10th क्लास का पावर शेयरिंग ये पढ़ने वाले हैं और ऐसे पढ़ने वाले हैं कि ये सदा के लिए हमें याद हो जाए। देखिए, पावर शेयरिंग, सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना होगा कि पावर शेयरिंग जो है इसका अर्थ क्या है। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। जैसे कि एक डीएम है तो उसके पास उसकी अपनी पावर्स होती हैं, एक सीएम के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर अलग है, प्रेसिडेंट की पावर अलग है। उसी तरीके से कंट्री में किस तरीके से पावर शेयर की जाती है यहाँ पर हम समझने वाले हैं। देखिए, पावर शेयरिंग में इसके ओवरव्यू में हमें बताया गया कि पावर कैसे शेयर होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में कैसे पावर्स जो है शेयर है इन ऑर्गन्स के अंदर। अब इसके बाद हमें बताया जाता है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग यदि आप करेंगे इसकी तो उसमें लिखा होगा कि जो बेल्जियम है एक छोटी सी कंट्री है। बेल्जियम कैसी कंट्री है? बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जो कि कहां पर है? बेल्जियम इट इज अ स्मॉल कंट्री एंड इट इज सिचुएटेड इन आर यूरोप, और ये यूरोप के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बन गया कि बेल्जियम कहां पर है? यूरोप में है। कैसी कंट्री है? छोटी सी कंट्री है। ठीक है, हाँ जी। और बताया गया है कि इसका जो एरिया है वो हरियाणा से भी छोटा है। हरियाणा से भी छोटा एरिया है किसका? बेल्जियम का। ठीक है, फिर बाद में बताया जाता है कि जो बेल्जियम है ये 4 नेबरिंग कंट्रीज इसकी है। ठीक है, बेल्जियम की 4 नेबरिंग कंट्रीज है, एक है लग्जमबर्ग, एक है फ्रांस, एक है नाइदरलैंड, एक है जर्मनी। ठीक है, कौन कौन सी? लग्जमबर्ग, फ्रांस, नाइदरलैंड, जर्मनी। अगर हम ये याद नहीं रख पा रहे तो हम इसे याद कर सकते हैं, लक्स से नहाते नहीं, फ्रांस में ना ही जर्मनी में। नाइदर का मतलब ना, ठीक है, नहीं, इसका मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है, तो हम इसे याद रख सकते हैं कि लक्स से नहाते नहीं, ना ही फ्रांस में, जर्मनी में। लक्स से नहाते नहीं, ना ही फ्रांस में, जर्मनी में। इससे हम इसे याद रख सकते हैं। फिर बताया गया है कि जो बेल्जियम है इसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की हाफ है। मतलब इसकी पॉपुलेशन बताई गई है 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन बताई गई है। 1 करोड़ यदि इसकी पॉपुलेशन है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी होगी? 2 करोड़। इसकी हाफ बताई गई है तो हरियाणा की यदि 2 करोड़ है तो इसकी कितनी होगी? 1 करोड़। तो इसकी पॉपुलेशन से याद रखेंगे कि हरियाणा की कितनी है? 2 करोड़। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद हमें क्या बताया जाता है? इसके बाद में ये बताया गया है कि जो बेल्जियम है इसका इथेनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्या होती हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा बेल्जियम है इसका इथेनिक कॉम्पोजिशन मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इसे समझना थोड़ा सा कठिन है, इतना ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले इसकी कैपिटल समझ लेते हैं, ब्रुसेल्स है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि टोटल पॉपुलेशन के जो 59% लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन में से जो 59% लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? 59% लोग जो हैं वो डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, कितने लोग बोलते हैं? 59%। और रहते कहां पर है? वो रहते हैं फ्लैमिश रीजन में। फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और 59% लोग हैं और डच भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे समझ लेते हैं। आगे बताया गया है कि 40% लोग हैं, 40% लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और कहां पर रहते हैं? वेलोनिया रीजन में रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। अब हम देखेंगे कि 59 में जब हमने 40 जोड़ा तो ये तो 99 हो गया, पर 1% कहाँ गया? जो 1% बच गया वो है जर्मन स्पीकिंग पीपल, मतलब 1% लोग जर्मन भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी भाषा बोली जाती है? 3 भाषा। कौन कौन सी? डच, फ्रेंच एंड जर्मनी। ठीक है, डच, फ्रेंच एंड जर्मनी। ठीक है, ये भाषा यहाँ पे बोली जाती है। ओके, अब देखिए, अब कैसे याद होगा कि फ्रेंच वेलोनिया में रहते हैं, डच
फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। तो इसे याद करने के लिए हम ये याद रखेंगे कि F और F कभी भी साथ नहीं आएगा। F और F कभी साथ नहीं आएगा, मतलब फ्रेंच भाषा जो बोल रहे हैं वो फ्लैमिश रीजन में नहीं रहेंगे, ठीक है। फ्रेंच भाषा फ्लैमिश रीजन में नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि F और F साथ में नहीं आएगा। अगर ये साथ में नहीं आएगा तो कौन आएगा? D और F, और F और W ये साथ में आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने समझ लिया कि 59% डच भाषा बोल रहे हैं और कौन से रीजन में रह रहे हैं? फ्लैमिश रीजन में। और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं और वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। 1% लोग हमारे जर्मन भाषा भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये जानने के बाद अब हम आ जाते हैं इसी कैपिटल सिटी जो कि ब्रुसेल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर 80% लोग, 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और जो 20% लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? डच भाषा। तो यहाँ पे बताया गया है कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले 80% है। कहां पर है? ब्रुसेल्स में, जो कि इसकी कैपिटल है, ठीक है। हाँ जी। फिर डच भाषा जो बोल रहे हैं वो 20% है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो पूरी कंट्री में तो ज्यादा है पर वो कैपिटल में कम है, ठीक है। क्या पता चलता है कि डच भाषा बोलने वाले पूरी कंट्री में ज्यादा है पर कैपिटल सिटी में वो कम है, ठीक है। इससे क्या हुआ था? इनके बीच में टेंशन क्रिएट हो गई थी। 1950 से लेके 1960 तक इनके बीच में टेंशन क्रिएट हो गई थी कि भाई ये क्या हुआ कि यहाँ पे ज्यादा है और वहां पे कम है, ठीक है। अब देखो जो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं जो कि बहुत मतलब कम है, ठीक है। जो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं जो कि माइनॉरिटी में है कंट्री के अंदर, ठीक है, वो जो है बहुत ज्यादा प्रॉस्परस और रिच है, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं। कौन? फ्रेंच भाषा बोलने वाले। क्यों? अब डच इतने ज्यादा रिच क्यों नहीं है? जो डच भाषा बोल रहे हैं वो इतने ज्यादा रिच इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्हें एजुकेशन के बेनिफिट्स, जॉब के बेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे उन्हें बाद में मिले थे, इसीलिए इतने ज्यादा रिच नहीं है। तो फ्रेंच जो भाषा बोल रहे हैं वो ज्यादा रिच है, ठीक है। अब ये मतलब यहाँ ज्यादा है वहां कम है, तो इनके बीच में टेंशन क्रिएट हो गई। कब हुई? 1950 से 1960 में। ये कंडीशन ज्यादा एक्यूट भी हो गई थी, ठीक है। बेल्जियम ने क्या प्रॉब्लम बताई थी? बेल्जियम ने ये प्रॉब्लम बताई थी कि डच भाषा बोलने वाले पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी में है बट कैपिटल में माइनॉरिटी में है, ठीक है। देखो डच, ठीक है, किसमें? कंट्री के अंदर। तो किसमें है? कंट्री के अंदर वो माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी में है। किसमें है? मेजॉरिटी में है। और जो कैपिटल है इसकी, ठीक है, कैपिटल में ये माइनॉरिटी में है, ठीक है। अब सी से कैसे याद रख पाएंगे? देखो एक यहाँ पे है कंट्री, एक है यहाँ पे कैपिटल। तो कंट्री में ज्यादा है, पूरी कंट्री मतलब बड़ी, ठीक है, पूरी कंट्री के अंदर तो ये ज्यादा है पर जो कैपिटल है वहां पर ये कम है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसने अपनी जो कंडीशन है इसे कैसे दिखाया। मतलब जो डच भाषा बोलने वाले ये ज्यादा है क्या इसने अपनी जो मेजॉरिटी है उसका फायदा उठाकर इन्होंने अपने मतलब मेजॉरिटिनिज्म अपना लिया, ठीक है। अब ये हम देखेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। फिर यहाँ पे टर्म आ जाती है इथेनिक, ठीक है। इथेनिक कौन सी टर्म है भाई? इथेनिक है। इथेनिक का मतलब क्या होता है? देखिए इथेनिक का मतलब होता है एक ऐसा सोशल डिवीजन जो कि शेयर्ड कल्चर पर बेस हो। एक ऐसा सोशल डिवीजन जो किस पर आधारित हो? शेयर्ड कल्चर पर। इसे हम कहते हैं जातीय, ठीक है, जातीय, इसे कहा जाता है जातीय, ठीक है, ये जातीय है। अब देखिए ये हमने कवर कर लिया है। अब हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया बेल्जियम का। अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। देखिए जो श्रीलंका है वो क्या है? श्रीलंका एक देश है, ये एक आइलैंड नेशन है। क्या है? एक आइलैंड नेशन है श्रीलंका। इट इज एन आइलैंड नेशन। ये हमारा जो तमिलनाडु है ना, हमारा जो तमिलनाडु है उससे कुछ ही किलोमीटर दूर है। इट इज फ्यू किलोमीटर्स अवे
फ्रॉम आर तमिलनाडु, हमारे तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर ये दूर है। कौन? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका कुछ ही किलोमीटर दूर है, किससे? हमारे तमिलनाडु से। ओके, ठीक है। ओके, अब आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है इसकी पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा जो है इसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 2 करोड़, 2 करोड़। ठीक है, तो इसकी पॉपुलेशन श्रीलंका की कितनी होगी? जो हमारा श्रीलंका है उसकी पॉपुलेशन भी 2 करोड़ ही होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसकी पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। इट इज सेम, वो सेम है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने देख लिया कि श्रीलंका जो है वो कितने किलोमीटर दूर है? फ्यू किलोमीटर दूर है। कैसा नेशन है? आइलैंड नेशन है। कितनी पॉपुलेशन रखता है? 2 करोड़ पॉपुलेशन रखता है, हरियाणा के बराबर पॉपुलेशन ये रखता है। जो हमारा श्रीलंका है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को लोगों ने अपनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सिन्हीली भाषा बोलते हैं वो है 74%। सिन्हीली भाषा बोलने वाले कितने हैं? 74% है। तमिल भाषा बोलने वाले कितने हैं? तमिल भाषा बोलने वाले 18% है, 18% है। अब देखिए जो सिन्हीली भाषा बोल रहे हैं 74, तमिल भाषा बोल रहे हैं 18। अब जो तमिल भाषा बोल रहे हैं, जो तमिल भाषा बोल रहे हैं उनके 2 सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्या है? सब ग्रुप्स हैं। एक है इंडियन तमिल जो इंडिया से है, इंडियन तमिल। ठीक है, और दूसरा है श्रीलंकन तमिल। दूसरा क्या है? दूसरा है श्रीलंकन तमिल। ठीक है, श्रीलंकन तमिल, लंकन तमिल। अब देखिए श्रीलंकन तमिल, तो जो इंडिया के इंडियन तमिल्स कौन है? इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोरफादर्स, जिनके पूर्वज हमारे भारत से गए थे श्रीलंका में। कब गए थे? जब ब्रिटिशों का राज था। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में वो गए थे। तो वो है इंडियन तमिल्स जिसके पूर्वज भारत से श्रीलंका में गए थे जब ब्रिटिशों का राज था, तो वो है इंडियन तमिल्स। ठीक है, और श्रीलंकन तमिल्स कौन है? जो यहाँ के तमिल नेटिव्स हैं। ठीक है, जो तमिल नेटिव्स हैं, यहाँ के तमिल नेटिव्स हैं, मतलब यहीं के। ठीक है, जो तमिल है वो है श्रीलंकन तमिल्स। भारत से गए वो इंडियन है तो वो इंडियन तमिल हो गए। श्रीलंका के ही तमिल है तो वो श्रीलंका के ही है तो वो श्रीलंकन तमिल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें ये याद रखनी है। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स कौन है और इंडियन तमिल्स कौन है? जो इंडियन तमिल्स है वो है 5%। ये कितने परसेंट है? 5%। टोटल कितना है? 18%। 18 माइनस 5 13%। तो 13% कौन हो गए? श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं? 13%। और इंडियन तमिल्स कितने हैं? 5%। टोटल कितने हैं? 18%। ठीक है, तो ये याद रखना है। सबसे पहले हमें याद किया कि सिन्हीली जो भाषा बोलते हैं वो 74% है। जो तमिल भाषा बोलते हैं वो टोटल 18% है, जिसमें से कुछ इंडियंस हैं और कुछ श्रीलंकन्स हैं। जो कुछ इंडियंस हैं वो है 5% और जो श्रीलंकन्स हैं वो है 13%। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अब जो इंडियन तमिल्स हैं और श्रीलंकन तमिल्स ये तमिल में ही आ गए। अब जो सिन्हीली भाषा बोलते हैं, ठीक है, वो है बुद्धिस्ट। वो बुद्धिस्ट है। क्या है? बुद्धिस्ट है, मतलब बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये क्या है? बुद्धिस्ट है। और जो तमिल भाषा बोलते हैं वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, एंड मुस्लिम भी है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं जो तमिल भाषा बोल रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि 7% लोग क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। कौन सा धर्म? क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं 7% लोग, जिसमें कुछ तमिल हैं, कुछ सिन्हीली भाषा बोलने वाले। ठीक है, देखो धर्म देखते हैं दोबारा। सिन्हीली भाषा बोलते हैं वो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। जो तमिल भाषा बोलते हैं वो हिंदू को भी मुस्लिम को भी दोनों धर्म को मानते हैं। और 7% लोग हैं जो क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, जिसमें से कुछ तमिल हैं और कुछ सिन्हीली भाषा बोलते हैं। जो तमिल भाषा बोलते हैं, श्रीलंकन जो तमिल्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट, जैसे ये कंट्री है, कौन सी कंट्री है? श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका में अब ये है नॉर्थ, ठीक है, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट।
तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन, इस रीजन में कौन रहते हैं? इस रीजन में रहते हैं लगभग, इस रीजन में हमारे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं इस रीजन में, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर रहते हैं मुस्लिम। यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पर रहते हैं मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, ये है एम, ठीक है, मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये शेडेड एरिया है, यहाँ पर रहते हैं इंडियन तमिल्स, ठीक है। यहाँ पे कौन रहते हैं? इंडियन तमिल्स, ठीक है। यहाँ पर कौन रहते हैं? श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। यहाँ पर कौन रहते हैं? मुस्लिम। और ये जो बाकी जो साफ सुथरा एरिया दिख रहा है, जैसे ये सारा एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया, इन सर्कल्स को, ये जो इंडियन तमिल्स वाला एरिया, इनको छोड़ गए। इंडियन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, यहाँ पे इंडियन तमिल्स रहते हैं। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है खाली खाली, यहाँ पर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कौन सी भाषा? सिंहली भाषा, ठीक है। तो हमने याद किया, हमने समझा कि हमारा श्रीलंका जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, एक आइलैंड नेशन है, हरियाणा के बराबर पॉपुलेशन रखता है, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे सिंहली भाषा हो गया, तमिल भाषा हो गया, जो सिंहली भाषा बोलते हैं वो 74% है, जो तमिल भाषा बोलते हैं वो 18% है। तमिल के कुछ सब ग्रुप्स हुए हैं, कुछ है इंडियन तमिल्स, कुछ है श्रीलंकन तमिल्स। जो इंडियन तमिल्स है वो हैं जिनके फॉरफादर्स इंडिया से गए थे श्रीलंका में, कहा किसके लिए? प्लांटेशन वर्क के लिए। कितने हैं? 5%। श्रीलंका तमिल्स कौन है? जो वहीं के रहने वाले हैं, वो कितने हैं? वो है 13%। टोटल कितने हैं? 18%। और श्रीलंकन तमिल्स कौन से रीजन में रहते हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमारे श्रीलंकन तमिल्स हैं, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हैं। कौन सा धर्म मानते हैं? हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं और क्रिश्चियन भी मानते हैं, क्योंकि 7% में तमिल भी आ गया, उसमें इंडियन और श्रीलंकन दोनों तमिल से इंक्लूडेड है, तो इसमें श्रीलंकन भी होंगे कुछ, ठीक है, ओके। फिर हमने पूरा कवर कर लिया है। बुद्धिस्ट धर्म मानते हैं सिंहली भाषा बोलने वाले लोग, 7% क्रिश्चियन है, तमिल, हिंदू और मुस्लिम भाषा, मतलब जो तमिल है, जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को मान रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। अब एक मसला क्या आता है कि जो हमारा बेल्जियम था, तो जो बेल्जियम है वहां पे हमारी कौन सी भाषा प्रायोरिटी में थी? डच भाषा, ठीक है। अब वो जो है वो अगर एडवांटेज ले ले कि भाई मैं तो ज्यादा मेजॉरिटी में हूँ, ठीक है, तो वहां पर अपना राज स्थापित कर सकता है, ठीक है। अब जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि हमें भी एक सेपरेट कंट्री बनाओ, ठीक है। तो फिर क्या होगा? कंट्री का एक मैसी पार्टीशन हो जाएगा, कंट्री का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहेगा कि ये ब्रुसेल कैपिटल है तो इसे मुझे दो, ठीक है, वो कहेगा मुझे दो, वो कहेगा मुझे दो। इस तरीके से कंट्री का एक बहुत अजीब बेकार सा बंटवारा हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से उसने अपने मसले को सॉर्ट आउट किया है, ठीक है। हाँ जी, श्रीलंका का देखेंगे और किसका देखेंगे? बेल्जियम का देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे मेजॉरिटिनिज्म इन श्रीलंका क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के मेजॉरिटिनिज्म के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेजॉरिटिनिज्म क्या होता है, और इससे भी पहले जो हमने पीछे पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो बेल्जियम है ये कहाँ की छोटी सी कंट्री है? सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि इथेनिक की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, जो इथेनिक है इसकी डेफिनेशन क्या है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि 7% लोग कौन से धर्म को मानते थे, कहां पर, और ये भी बताना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में सिचुएशन ज्यादा एक्यूट कब हो गई थी, ठीक है, किन दोनों के बीच में? जो लोग हमारे डच भाषा बोलते थे और जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, इन दोनों के बीच जो टेंशन है वो ज्यादा क्रिएट कब हो गई थी, एक ये बताना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये बताना है कि जो प्रॉब्लम हमारे ब्रुसेल्स ने बताई थी वो क्या थी, ठीक है, ब्रुसेल्स ने क्या प्रॉब्लम बताई थी ये भी बताना है, ठीक है। और
बस अभी इतना बताना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मेजॉरिटिनिज्म इन श्रीलंका क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इतना बड़ा वर्ड है, ये क्या है, इसकी स्पेलिंग भी जल्दी से याद नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है। मेजॉरिटिनिज्म। मेजॉरिटिनिज्म का मतलब होता है कि जब एक मेजॉरिटी कमेटी क्या है भाई, अब ये भी नहीं पता, कोई नहीं, मुझे भी नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया। देखो, मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जब कुछ लोग जो है जब ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, मेजॉरिटी होता है, ठीक है। ये क्या है, ये है मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी। तो देखिए, ये कहता है जब मेजॉरिटी कमेटी एक माइनॉरिटी कमेटी को, एक माइनॉरिटी, ये क्या है, माइनॉरिटी है, ठीक है, माइनॉरिटी कमेटी को सप्रेस कर देती है, दबा देती है और कहती है कि भाई हम ही सब कुछ हैं, तुम्हारे पिता तो हम हैं, ठीक है, ये कहने लग जाती है, तो उसे हम मेजॉरिटिनिज्म कहते हैं। और इसकी बात को भी नहीं मानती है, भाई तेरी विश गई भाड़ में, तेरी नीड्स गई भाड़ में, उसे हम मेजॉरिटिनिज्म कहते हैं। ये क्या है, ये है मेजॉरिटिनिज्म, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेजॉरिटिनिज्म हुआ। ये नहीं है कि ये आदमी बीच में घुल गया, ऐसा नहीं है, ये माइनॉरिटी कमेटी है, मेजॉरिटी कमेटी है, ज्यादा लोग थे, ये कम लोग हैं, ठीक है। तो इसने क्या कहा, अब मेजॉरिटिनिज्म देखो क्या है, जब एक मेजॉरिटी कमेटी एक माइनॉरिटी कमेटी को दबा देती है और अपना राज स्थापित कर लेती है, तो उसे हम मेजॉरिटिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजॉरिटिनिज्म कहते हैं। इसकी इच्छा को भी नहीं मान रही है, इसे जो चाहिए वो भी नहीं दे रही है, इसकी सारी इंटरेस्ट को भी देख भी नहीं रही है, तो वो हुआ मेजॉरिटिनिज्म। क्या हुआ, मेजॉरिटिनिज्म, ठीक है। हाँ जी, अब श्रीलंका का मेजॉरिटिनिज्म क्या है ये देख लेते हैं। श्रीलंका का मेजॉरिटिनिज्म है कि भाई देखो, ये क्वेश्चन आंसर दे देना, ठीक है, कमेंट्स में इसके आंसर्स हो जाने चाहिए अभी तक, ठीक है। अगर आपने पीछे की वीडियो देख ली है तो हो जाएंगे ये आंसर, वरना नहीं होंगे। अब हम देख लेते हैं कि श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटिनिज्म क्या है। मेजॉरिटिनिज्म आगे समझ में, मेजॉरिटिनिज्म क्या होता है, देखिए, मेजॉरिटिनिज्म का मतलब होता है कि जब एक मेजॉरिटी कमेटी एक माइनॉरिटी कमेटी को सप्रेस कर दे तो मेजॉरिटिनिज्म हो जाएगा, उसकी विशेष उसकी नीड को भी नहीं माने तो हो जाएगा मेजॉरिटिनिज्म। अब देखिए, जो श्रीलंका है, सबसे पहले ये हमारा प्यारा सा जो देश है, ये इंडिपेंडेंट कब हुआ, इंडिपेंडेंट, ठीक है, पेंडेंट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट कब हुआ, आजाद जिसे कहते हैं, तो ये हुआ इंडिपेंडेंट 1948 में, हमारे कितने साल बाद, 1 साल बाद। हम कब हुए थे, मतलब 1947 में, 15 अगस्त, ठीक है। हाँ जी, ओके। देखिए, 1947 में तो ये हुआ आजाद। अब ज्यादा भाषा बोलने वाले कौन है, ज्यादा भाषा बोलने वाले कौन है, सिन्हेली भाषा बोलते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग, तो सिन्हाला, ठीक है, सिन्हीलीज जिसे हम कह दें, सिन्हाला भाषा बोलते हैं ज्यादातर लोग। तो ये जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखा कि भाई हम ज्यादा हैं, हम ज्यादा हैं तो हम अपनी मेजॉरिटी स्थापित क्यों ना करें, ठीक है। ऐसा सोचते हैं ना, जैसे कि मान लो मेरे पास है 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए, किसी और के पास है 5 रुपए, ठीक है, सॉरी 5 रुपए, तो मैं क्या चाहूं कि मेरे से ज्यादा अमीर कोई ना हो दुनिया में, बस मेरे पास ही 50 रुपए और किसी के पास नहीं है, ठीक है। मतलब दुनिया की सबसे अमीर इंसान मानो मैं हूँ, ठीक है, या तुम हो, कुछ भी मान लो, ठीक है। देखो, 50 रुपए है मेरे पास, किसी के पास भी नहीं, किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 2 होगा, बस मेरे पास ही 50 रुपए है, और दूसरा इंसान है जिसके पास है 5 रुपए। तो मैं क्या चाहूंगी कि ये जो 5 रुपए है ये भी ये मुझे दे दे, ठीक है, मेरी बराबरी में ना आए, ये चाहूंगी। या फिर इसके पास 45 रुपीज है तो ये मुझे नीचे दबा देगा यदि मेरी बराबरी में आ गया तो, ठीक है, तो मैं इसके पैसे भी खींचने की कोशिश करूंगी ना। तो इसी तरीके से जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं उन्हें दबा दिया, अपनी सुप्रीमेसी जो है वो स्थापित कर दी। अब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी जिस कंट्री में, मान लो हमारा भारत है महान,
ठीक है, हमारा भारत है, इंडिया, ठीक है, स्टेप पे ध्यान मत देना भाई, इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, उसी तरीके से पहले श्रीलंका में भी होते थे, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया। अब जब इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया, इससे क्या हुआ, इससे जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, रिग्रेट नहीं हुआ मतलब वो एलिनेशन फील कर रहे थे। क्या फील कर रहे थे, एलिनेशन फील कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसी तरीके से किसमें थी, श्रीलंका के अंदर थी। अब जो श्रीलंका के अंदर थी वो किसमें बदल रही है, तानाशाही सरकार में, तानाशाही, ठीक है, तानाशाही, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट श्रीलंका की तानाशाही में बदल रही है, ऑटोनॉमी में बदल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये क्या हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों ने सुप्रीमेसी स्थापित की, ठीक है, सुप्रीमेसी स्थापित की। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, वो अपना ली और 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो सिन्हाला भाषा है, वो भाषा, सिन्हाला भाषा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया गया। तमिल को क्या कर दिया गया, डिसरिगार्ड, ठीक है। और ये जो है इसे इसके फेवर में थी तो इसे अपना लिया गया, एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया इसे, ठीक है, इसे एक्सेप्ट किया गया, इसे डिसरिगार्ड किया गया, ठीक है। ये बात याद रखनी है। मैंने क्या बताया, 1948 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, कौन, श्रीलंका। हम कब हुए थे, 1947 में। और ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर हुई, 1956 में, ठीक है। कौन सी, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट ने लागू की। अब जो भी यूनिवर्सिटी में जॉब्स, यूनिवर्सिटी है में पोजीशन, जो यूनिवर्सिटी पोजीशन से कहते हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें यदि सिन्हाला भाषा बोलने वाला कोई लोग है तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, उसे प्रेफरेंस पॉलिसीज के तहत उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। पहले उसे लेंगे, बाद में किसी और को लेंगे, ठीक है, ऐसा कर दिया गया, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया, हाँ जी। अब इससे क्या हुआ, इससे जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, और इन्होंने एक और चीज क्या की, इन्होंने जो बुद्धिस्ट धर्म था, ठीक है, क्या था, बुद्धिस्ट धर्म था, उसे भी प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी कि भाई बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें इन्होंने की। क्या चीजें की, सबसे पहले तो 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, सिन्हाला भाषा, कौन सी, सिन्हाला, सिन्हाला, ठीक है, सिन्हाला, ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज हुई, ओके। दूसरा क्या है कि जो बुद्धिस्ट धर्म है, कौन सा धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, उसे प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया, बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए कहा गया, ठीक है। ये दो बातें। इससे अब जो तमिल है वो क्या फील कर रहे थे, एलिनेटेड, फीलिंग एलिनेटेड, वो एलिनेशन फील कर रहे थे। अब वो विरोधाभास की भावना को महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि भाई क्यों ना हमारी लैंग्वेज को ऐसा कहा जाए। क्या उनके माइंड में ऐसा आया कि भाई ये जो गवर्नमेंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें इक्वल राइट्स दे ही नहीं रहा है, ना ही जॉब्स में, ना ही यूनिवर्सिटी में, किसी भी चीज में इक्वल मान ही नहीं रहा है, हमारे इंटरेस्ट को भी दबा दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना, आगे बताएंगे क्या किया, पहले ये सुनो। इनके बीच में, तमिल के बीच में और सिन्हाला भाषा, किसकी, कौन से तमिल, श्रीलंकन तमिल्स की बात करें, इंडियन तमिल्स की बात नहीं करें, श्रीलंकन तमिल्स की बात करें, ठीक है, हाँ जी। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे ना, उनके बीच में और सिन्हाला भाषा बोलने वाले जो लोग थे, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, टेंशन क्रिएट हो गई, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो तमिल है उन्होंने भी क्या किया, अपनी पार्टीज बनाई, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, अपनी पार्टीज बनाई। और
क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो पार्टीज शिनहिली भाषा बना रही हैं, शिनहिली भाषा जो भी पार्टीज बना रही हैं, वो पार्टीज उन्हीं के कल्चर को और उन्हीं कल्चर वाले लोग के इंटरेस्ट को देख रही हैं, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी से वो चाहते थे कि जो हमारी तमिल भाषा है, हमारी जो तमिल भाषा है, ये क्या बन जाए, ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। क्या बन जाए, ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। ठीक है, वो चाहते थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल भाषा डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, पर उनकी जो डिमांड थी वो रिपीटेडली डिनाई होती रही। ठीक है, बार बार उनकी जो डिमांड थी उसे डिनाई किया गया, उसे कोई मान ही नहीं रहा था। फिर 1980 में, कब, 1980 में, ठीक है, 1980 में क्या हुआ, देखिए 1980 के अंदर जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। ठीक है, कौन से तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स जो है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई और कहा किसके लिए, एक तमिल एलम के लिए। व्हाट इज तमिल एलम, ये तमिल इलम क्या है, तमिल इलम। सबसे पहले समझो कि इलम क्या होता है। इलम का मतलब होता है स्टेट, इलम मीन्स स्टेट, इलम का मतलब होता है स्टेट। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक तमिल एलम बनाओ, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ हमारा भी, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है, हमारी भाषा को भी ऑफिशियल डिक्लेयर करो। यहाँ पे ऑटोनॉमी तानाशाही नहीं चलेगी, देना है तो इक्वल राइट्स दो, वरना इक्वल राइट्स नहीं देने हैं तो हमारा एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाओ, उन्होंने ये कहा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो तमिल भाषा बोल रहे हैं, शिनहिली भाषा बोल रहे हैं, उनके बीच में सिविल वॉर हुई। व्हाट इज सिविल वॉर, सिविल वॉर एक टर्म आपकी साइड में दे रखी है, जो सिविल वॉर है। व्हाट इज सिविल वॉर, सिविल वॉर क्या होती है, देखिए सिविल वॉर का मतलब होता है कंट्री में दो अपोजिंग ग्रुप्स, एक ये अपोजिंग ग्रुप है जो कि श्रीलंकन तमिल्स का है और एक ये अपोजिंग ग्रुप है। ठीक है, दो अपोजिंग ग्रुप, एक ये अपोजिंग ग्रुप, एक ये अपोजिंग ग्रुप। ठीक है, हाँ जी। आप कहोगे कि इसी साइड क्यों घुसे जा रहे हो, इस साइड घुस लेते, कोई नहीं। देखो यहाँ पे दो ग्रुप्स मान लेते हैं, एक है ये ग्रुप, ठीक है, एक है ये ग्रुप। ठीक है, यह है श्रीलंकन तमिल्स का ग्रुप, ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप है वो किसका ग्रुप है, शिनहिली भाषा। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स का ग्रुप, ये है शिनहिली जो भाषा बोलने वाले हैं वो लोग। ठीक है, आया समझ में, हाँ जी। अब ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, दो अपोजिंग ग्रुप्स हैं। अब ये दो अपोजिंग ग्रुप ऐसे लड़ाई करें, ऐसे लड़ाई करें कि ये एक युद्ध की तरह दिखाई दे, एक वॉर की तरह दिखाई दे, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं कि वो क्या है, एक सिविल वॉर है। और ये सारा तामझाम, ये सारा तामझाम किसमें हो रहा है, ये एक कंट्री के अंदर ही हो रहा है। तब ये कंट्री के अंदर ही हो तो ही ये सिविल वॉर है, वरना नहीं है। दोबारा सुनो, सिविल वॉर उसे कहते हैं जब एक कंट्री के अंदर दो अपोजिंग ग्रुप इतने अजीब तरीके से लड़ाई करते हैं कि वो एक वॉर की तरह दिखाई देता है, वॉर की तरह दिखाई देता है, युद्ध की तरह दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो सिविल वॉर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिशुम डिशुम सिविल वॉर। ठीक है, आया समझ में, ओके। ठीक है, कुछ भी ना आए तो पूछ लेना, यदि कोई याद नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं उसको सिंपल वर्ड्स में बनाकर, मतलब उसकी कुछ ट्यूनिंग बनाकर या कुछ ऐसे बनाकर, मजेदार बनाकर, ताकि वो याद हो जाए तो मैं उसे बता दूंगी। ठीक है, हाँ जी, ओके, इतना समझ में आ गया। अब जो श्रीलंका है ना भाई, बताया गया आपकी इकोनॉमी की जो बुक है मैंने पढ़ चुकी है, तो उसमें बताया गया है कि जो श्रीलंका है वो इकोनॉमी के अंदर, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। अब ये सिविल वॉर हुई है ना, इससे क्या हुआ, 2009 के अंदर ये सब कुछ खत्म हो गया श्रीलंका के अंदर। जो लाइफ थी, कल्चर जो था वहां का, ठीक है, जो हमारा उनकी इकोनॉमी थी, ठीक है, ये सब कुछ एंड हो गया, इसका दी एंड हो गया। ठीक है, हाँ जी, इसका एंड हो गया है। ठीक है,
अब इस सिविल वॉर से बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत कमिटी, दोनों कमिटी के बहुत सारे जो पीपल्स है उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। और क्या हुआ, और कुछ लोग थे जिन्हें कहा गया कि भाई आप इस कंट्री को छोड़ के चले जाओ, ठीक है, वो नहीं गए तो उन्हें मार दिया गया, ऐसा भी हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। अब मैं आपसे कुछ पूछ लेती हूँ क्वेश्चंस, यदि देखते हैं किसमें कितना है दम। अब चले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। देखो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज मेजॉर्टिनिज्म, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इलम शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है, एलम जो है उसका अर्थ क्या, मैंने स्पेलिंग गलत दे दी शायद, हाँ जी, एलम जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, ये शायद गलत है, देख लेते हैं एलम इस तरीके से, कोई नहीं आप देख लेना, ठीक है। तो जो एलम है उस शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, ये बताना है। और ये मतलब जो तमिल्स हैं उनमें एलिनेशन की भावना किन दो रीजंस के कारण आई थी, वो दो रीजंस मैंने, अगर आपने ध्यान से मुझे सुना होगा तो वो रीजंस आपके पकड़ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है, हाँ जी, ये बताना है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर हुई, ठीक है, इंडिपेंडेंट कब हुआ, ये सब कुछ बताना है। कमेंट्स इससे भरा हुआ होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ये कब हुआ, ठीक है। इन क्वेश्चन का यदि आपको आंसर पता है तो समझ लेना आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं पता तो आप नहीं पढ़ रहे हैं। यदि एक का भी आंसर गलत हुआ तो भी थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर और अच्छा करना चाहें तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए